भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करना रहता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन यू हैव टू राइट द मेन कंसेप्ट. मैम आपका वॉइस चला गया, फिर से थोड़ा बताइए ना मैम, क्या बोल रही थी? ओके, मैंने बोला कि फर्स्ट अगर कभी भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट है ब्लूम्स के लिए. आफ्टर दैट उसका कंसेप्ट लिखना है. कंसेप्ट में जितने भी पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन करना है. बस इतना ही काम है इसका. कोई कंक्लूजन का नीड नहीं है. कंक्लूजन देना चाहो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में दे सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है. ये एक क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि बहुत बार आने के चांसेस रहते हैं, एवरी ईयर आ जाता है. और इसके डिफरेंट टर्म्स मैं आपको आज बोल रही हूँ. इसको ना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं और बिहेवियरल टर्म्स भी बोलते हैं, या फिर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोला जाता है. तो बहुत सारे टर्म्स हैं. ठीक है, याद रखना. आपके सिलेबस में चेक करना कहीं पे बिहेवियरल टर्म्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर टेक्सोनॉमी बेस्ड क्लासिफिकेशन, ऐसा कुछ भी वर्ड्स दिख रहे हैं, लाइंस दिख रहे हैं, देन वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है. क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है, इसलिए ब्लूम्स का समझ नहीं आता. ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में पहले आपको जब भी स्टार्टिंग करना रहता है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में ही ब्लूम्स के बारे में बता दो. नहीं, स्टार्टिंग में बताना कि क्वेश्चन में जो वर्ड को हाईलाइट किया गया है, कौन सा वर्ड हाईलाइटेड है. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या करता है, आपको डायरेक्शन देता है, आपको गाइडेंस देता है, आपको सही रास्ता दिखाएगा. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से क्या होगा ना, छोटे छोटे अचीवमेंट्स मिलेंगे, आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, अचीवमेंट्स मिलेंगे. अगर दोनों जुड़ गए तो आपका क्या कंप्लीट होगा, बड़ा सा एम कंप्लीट होगा. मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को जब हम पूरा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एम्स मिलता है. ठीक है, हमें उसका एम्स मिलता है. बस इतना पॉइंट है. अब स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट्स द लास्ट स्टेज व्हिच वी वांट टू अचीव. देखो, हमेशा याद रखो क्या है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपका लास्ट स्टेप है. ठीक है, लास्ट स्टेप है. बीच में पूरा वॉइस कट रहा है मैम, वेट, वॉइस कट रहा है बीच में. थैंक यू. चलो, सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या रिप्रेजेंट करता है, याद रखना. शॉर्टकट बना रहे हो अगर, शॉर्टकट बना के लिखो. ठीक है, क्विकली एब्जॉर्व करने के लिए. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपका जो शिक्षा का उद्देश्य है, ये क्या बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य रिप्रेजेंट करता है लास्ट स्टेज विच वी वांट टू अचीव, जो हम अचीव करना चाहते हैं. लास्ट स्टेप सबसे लास्ट स्टेप में आता है. नॉर्मली दे आर क्या है, दे आर सो डिटेल्ड. यहाँ पे सारी चीज डिटेल में रहता है, बिकॉज कॉग्निटिव एफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन है, कैप डोमेन हम लोग बोल देते हैं शॉर्टकटली. तो वहाँ पे सारी चीज डिटेल्ड होते हैं. कौन सा स्टेप कहाँ लेना है, कैसे लेना है, वो बताया गया है. नॉर्मली दे आर सो डिटेल्ड दैट दे मे बी अचीव्ड और मे नॉट बी अचीव. इतना डिटेल्ड होता है, लास्ट तक हमें गोल मिल सकता है, गोल नहीं भी मिल सकता है. ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. नेक्स्ट, एजुकेशनल एम इज ए पोजिशन बिटवीन. देखो, एजुकेशनल एम ऊपर वाला क्या पढ़ा था बताओ, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अभी क्या बोल रही हूं मैं, एजुकेशनल एम. एजुकेशनल एम इज ए पोजिशन बिटवीन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. तो क्या समझे अभी कि ई ओ एंड आई ओ. ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये जो बीच का रास्ता है, इस बीच के रास्ते में पोजिशन में कौन रहेगा, एजुकेशनल एम्स. एजुकेशनल एम्स, बिकॉज एजुकेशनल एम्स स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक प्रेजेंट है, 100 तक प्रेजेंट रहेगा. क्या है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो उसी स्टेप से आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स प्लस आपका एजुकेशनल एम्स थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट हो रहा है. दैट मीन्स एजुकेशनल एम्स का अगर छोटे छोटे पार्ट कर दो, दिस पार्ट्स आर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो अभी बोलो नाउ, what do you mean by objectives and what do you mean by aims, और which one is broader, which one is narrower, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. मैम एम इज ब्रॉडर, narrower. ओके, एम ब्रॉडर है. याद रखो, हमेशा बार बार बोला जा रहा है, अगर ये स्टेप्स हैं, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट एम होगा, दिस इज माय एम, गोल. इसको फुलफिल करने के लिए मैंने छोटा सा स्टेप लिया, दैट इज ऑब्जेक्टिव 1. फिर स्टेप लिया ऑब्जेक्टिव 2, देन स्टेप लिया अगेन ऑब्जेक्टिव 3, देन स्टेप लिया अगेन ऑब्जेक्टिव 4. तो ऐसे छोटे 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 स्टेप्स को पूरा करते हुए हमें अपना क्या मिलता है, एम्स मिलता है, जो भी हमारा गोल्स है वो मिलता है. समझ आ गया. दे आर वेरी स्पेशल. यस, क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया. ये डायग्राम खुद से बनाओगे, ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, एरो मार्क से बनाओ, ट्राइंगल में बनाओ, या कैसे भी बनाओ.
इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल गोल्स कंपलसरी है। देखो पेजेस कितना कवर कर रहा है। साइड में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, साइड में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ बीच में ऐसा डायग्राम करना है, ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, अच्छे से डायग्राम करोगे, ब्लैंक छोड़ोगे। कैपिटल लेटर में लिख दोगे तो और बेटर है। कैपिटल लेटर में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया, एजुकेशनल गोल्स लिख दिया तो और बेटर है। चलो नेक्स्ट, टेक्सोनॉमिकल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो टेक्सोनॉमी वो रिवाइज्ड आए कि नॉर्मल आए, आपको एजुकेशनल एम्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना ही पड़ेगा। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वो आपका आरंभ है। ठीक है, परिचय है, इंट्रोडक्शन है इस क्वेश्चन का। आफ्टर दैट क्वेश्चन आस्क किया व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमिकल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। टेक्सोनॉमिकल क्या है? अच्छा मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैं बायोलॉजिकल टर्म्स में नहीं जा रही हूँ, अभी नॉर्मल में समझो। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, कौन से सिस्टम से मैं चीज़ों को क्लासीफाई करूँगी। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे सामान हैं और मैं वहाँ पे लगेज को क्या कर रही हूँ, सेपरेट करके डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में रख रही हूँ, उसको अरेंज कर रही हूँ। दैट अरेंजमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट साइज ऑफ द थिंग्स, जो भी उसके चीज़ों के साइज शेप है उसके बेसिस पे या कलर के बेसिस पे, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसी को हमने क्या बोला, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हिंदी मतलब होता है वर्गीकरण। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है चीज़ों को सिस्टमेटिकली, मतलब लॉजिकली, सीक्वेंस के साथ, क्रमानुसार उसको क्या करना, अरेंज करना और वर्गीकरण करना। सो इन दिस सेंस ये टेक्सोनॉमी लाइक, देखो कौन सा टेक्सोनॉमी के बारे में हम बता रहे हैं। डायरेक्टली कभी लॉन्ग क्वेश्चन में ना डायरेक्ट नहीं बताया जाता कि ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, क्वेश्चन जो भी दे, बट डायरेक्ट नहीं बोला जाता ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। हम धीरे धीरे एंटर करेंगे तभी तो हमारा क्वेश्चन का आंसर एलैबोरेट होगा। आप लोग पूछते हो ना मैम एलैबोरेट कैसे करें, 3 पेज पढ़ा है, अरे 3 पेज से 6 पेज कैसे बनाओगे? कंसेप्ट आपके पास है, माइंड लगाओ, उसके वर्ड को एलैबोरेट करो और एक्सप्लेन करते जाओ। वो 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे करके आए कि इन दिस सेंस ए टेक्सोनॉमी लाइक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी प्रेजेंट्स ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम के साथ वर्गीकरण कौन से टेक्सोनॉमी के थ्रू हुआ? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के थ्रू हुआ। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब उद्देश्य है, किसने एक्सप्लेन किए हैं? डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम। डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम, अच्छे से नाम याद रखो। ठीक है, क्योंकि मैं रिवाइज वाला पढ़ाऊंगी तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि नाम से भी आता है। कभी बोला जाएगा कार्थोल टेक्सोनॉमी, तो कार्थोल टेक्सोनॉमी इज ए रिवाइज्ड वन। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बोल दिया तो नेचुरल वन और जो ओल्ड वन है, ठीक है, ओल्ड वन है। सो बेंजामिन एस ब्लूम, डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम कहाँ पे प्रोफेसर थे? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च भी किया, वहाँ के वो प्रोफेसर भी थे, प्लस उन्होंने एक बुक को एडिट किया और लिखा हुई टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल और एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अपने बुक में बताया कि आप सोचो ना, एजुकेशन क्या एक दिन का पढ़ाई है? नहीं, हमने कितना साल अपना दिया है? अराउंड 16 ईयर्स, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 25 ईयर्स अपना स्टडी में दिया है। तो स्टडी का क्या रूल था? बचपन में हमने कम पढ़ा, फिर थोड़ा ज़्यादा, एज के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बढ़ते गया। ठीक है, दैट मीन्स और डिटेल। सो दैट मीन्स दैट इज द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसी वर्गीकरण को लेके हम आएंगे, कैसे हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो उसको कैसे वर्गीकरण में डिवाइड करोगे। पता है ये चीज़ रिसर्च में भी यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च में भी इनका नाम है बहुत और इनका यूज़ किया जाता है। चलो अभी स्टेप वाइज याद रखोगे, पहले भी मैंने स्टेप आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हमारे पास कितने डोमेन्स हैं? 3 डोमेन्स है, याद रखो। डोमेन्स मतलब होता है हेड, इंपॉर्टेंट लाइन को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, हेडिंग को हम लोग डोमेन बोलते हैं। डोमेन के अंदर अगर कोई छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं दैट इज अ सब हेडिंग्स। ठीक है, सब डोमेन्स, सब सब्जेक्ट्स बोले जाते हैं। सब्जेक्ट्स का भी सब्जेक्ट्स, तो दैट इज कॉल्ड सब सब्जेक्ट्स। तो वैसा, तो यहाँ पे मेरे पास 3 डोमेन है, एक है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव, तीसरा है साइकोमोटर। सो सी फॉर कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब क्या है? ऑलरेडी यू नो दैट अबाउट कॉग्निटिव एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, ये वर्ड्स से आप एक्वांटेड हो। एंड ये वर्ड्स किसने दिया था और किसने मेंशन किया है? पियाजे ने मेंशन किया था। पियाजे ने मेंशन किया था अपने कंसेप्ट पे, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नाउ ये
सी में कौन से स्टेप आते हैं? सी मतलब कॉग्निटिव। अच्छा, कॉग्निटिव कहाँ से करोगे? बॉडी के कौन से पार्ट से कॉग्निटिव होगा? ब्रेन मैम, ब्रेन और हेड, ब्रेन और हेड। ओके, तो मैंने क्या किया, कॉग्निटिव के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट में लिखा। देखो, इसको चाहो तो आप स्टेप्स बना लो या फिर उसको मतलब लाइंस में लिख दो, आपके लाइंस आ जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। जब क्या होता है ना, टाइम शॉर्टेज रहता है, तो हमें पूरा आंसर लिखना है बट शॉर्टकट लिखना है। तो मैंने जैसा आंसर लिखा है, ये आपके 5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम हॉल में, बट कंप्लीट आंसर आपके पास रहेगा। ठीक है, ऐसा करने से भी चलता है। वहाँ पे देखा नहीं जाता कि पेजेस कितना कवर किए हो। मिनिमम पेजेस है 36 पेज कंप्लीट करना ही पड़ता है। एएनयू बच्चों को बोल दूँ 32-33 तक चले जाना, 32-33 तक चले जाना, ये मिनिमम है। मैक्सिमम लिखो बट कंसेप्ट के साथ लिखो। तो कंसेप्ट को एलैबोरेट आपके ही अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैं एलैबोरेट करूँ, सो इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देयर आर 3 डोमेन्स, नेमली कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। अभी ये 4 लाइन हो गया, समझ आ रहा है? फिर मैं मेंशन करूँ कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स दैट इज परफॉर्मिंग बाय ब्रेन और हेड, एंड कॉग्निटिव मीन्स टू नो और नोइंग, किसी चीज को जानना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। सो यहाँ पे एक लाइन देता है, एक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल द स्टूडेंट डू? क्या स्टूडेंट करेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे करेंगे, आप जो थिंक करते हो अभी, तो ये अभी आप कॉग्निटिव कर रहे हो। तो कॉग्निटिव में कितने आपके पास पॉइंट्स हैं सीक्वेंस में जानने के लिए? याद रखना है क्या? के केस, याद करवाया था पहले भी आपको, के केस। ठीक है, के केस आपको। आई एम नॉट ऑडिबल आ रही हूँ आज, क्योंकि अच्छे से जाना है, स्लोली जाना है। यस मैम, वो आप बोल रहे थे ना डोमेन के बाद, तब से ऑडियो नहीं आ रहा था। वहीं हूँ, कहीं गई नहीं, उधर ही हूँ मैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देयर आर 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव का मतलब होता है नोइंग, किसी चीज को जानना। कॉग्निटिव में कौन से पोर्शन में काम होता है? हेड पे काम होता है। अफेक्टिव मतलब क्या है ना, आई एम वेरी मच अफेक्टेड बाय यू, मतलब आपसे मैं प्रभावित हूँ। तो प्रभावित इन द सेंस इमोशंस में आ रहा है, तो वो फीलिंग्स के साथ आएगा, फीलिंग्स। और ये इट्स रिलेटेड टू हार्ट मैम। हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट। बट एक्चुअली इमोशंस कहाँ पे समझ आते हैं, बता सकते हो? बहुत ब्रेन। हार्ट बस पंपिंग ऑर्गन है, इतना याद रखना। यहाँ पे फीलिंग्स को रिलेटेड हम लोग का नॉर्मल लिटरेचर बोलता है हार्ट है, बट एक्चुअली लॉजिकल देखा जाए तो हार्ट में फील इतना ही होता है जब हम इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं या वीक रहते हैं, हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर्स भी आते हैं, और उसी को ही बोला गया है फीलिंग। मतलब एक पेन और एक हैप्पीनेस, उस चीज़ को लेके यहाँ पे काउंट किया गया है। ठीक है, और एक है कॉनेटिव, वर्ड से कंफ्यूज मत होना। कॉग्निटिव का छोटा भाई है कॉनेटिव। कॉनेटिव साइकोमोटर होता है। साइकोमोटर, साइको मीन्स इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेन, मोटर मीन्स मूवमेंट। सो आपका ब्रेन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, क्या आप मूव कर सकते हो? नो मैम, नो, पैरालाइज्ड हो जाता है। तो साइकोमोटर दैट इज द मूवमेंट बाय ब्रेन, मतलब हम लोग मूव जितना भी करेंगे वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। तो डूइंग, ये परफॉर्मेंस क्या है? डूइंग है। और अगर मैं एक्टिविटीज बेस्ड छोटा मोटा भी बोल दूं, वो हैंड आएगा। हैंड आ सकता है, लेग भी आ सकता है, बट हैंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग हैंड पकड़ेंगे। तो ये हो गया आपका कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं व्हाट विल द स्टूडेंट डू, स्टूडेंट क्या करेंगे। व्हाट डज ही डू टू ईट, इससे उनको करने के बाद क्या फील हुआ। हाउ डज ही डू इट, कैसे वो परफॉर्म करेंगे। अगर किसी ने भी बोल दिया परफॉर्मेंस बेस्ड, तो वो हो जाएगा साइकोमोटर। किसी ने बोल दिया फीलिंग बेस्ड और इमोशन बेस्ड, तो वो हो जाएगा आपका अफेक्टिव डोमेन। किसी ने बोला कि समझना है, अंडरस्टैंडिंग, तो दैट इज द योर कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। अभी कॉग्निटिव डोमेन में स्टेप्स याद रखो बहुत अच्छे से। ये लास्ट टाइम चल रहा है, तो कॉग्निटिव डोमेन में स्टेप्स याद रखो। क्या बोला गया? के केस, के केस, ठीक है। के फॉर नॉलेज, सी फॉर कंप्रीहेंसिव, ए फॉर पहला एप्लीकेशन, सेकंड एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, ठीक है, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। एस फॉर सिंथेसिस, ई फॉर इवैल्यूएशन। याद रहा? क्लियर? यस मैम। सो के केस आपको याद रहेंगे।
याद आ रहा है सब कुछ। हाँ, याद आ रहा है सब कुछ। तो हमें शॉर्टकट जाना है के फॉर नॉलेज, सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड ए फॉर, पहला अप्लाई करोगे कॉम्प्रिहेंसिव। मैं एक एक वर्ड का भी एक्सप्लेन करूंगी फिर अंदर जाऊंगी, ठीक है। के मतलब नॉलेज, मतलब यहाँ पे हमें नॉलेज लेना है, नॉलेज अबाउट एनी टर्म्स, नॉलेज अबाउट प्रिंसिपल, नॉलेज अबाउट क्लासिफिकेशन, नॉलेज अबाउट समथिंग डूइंग, कुछ करना है तो उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ज्ञान लेना, कोई भी चीज़ करने से पहले उस चीज़ का ज्ञान लेना पड़ता है। ज्ञान लोगे, कैसे लोगे? क्या फटाक से जाके हर एक चीज़ का ज्ञान ले लेते हो? नहीं। तो उसके टर्म्स, जैसे आप मुझसे मिले, मैम व्हाट्स योर नेम, तो नेम से स्टार्ट करते हो ना, नेम मीन्स टर्म्स, टर्म्स आ गया। कोई भी चीज़ का जो मेन टर्म्स होता है, नाम होता है उसका, वहाँ से स्टार्ट करना है। उसके प्रिंसिपल, उसके थिंकिंग, उसका जो भी प्रोसेस है, धीरे धीरे क्लासीफाई करते हुए आप सीखते हो, तो ये नॉलेज होता है। जब सी का बात होता है कम्प्रीहेंसिव, कम्प्रीहेंसिव एक वर्ड है जो कि बताता है वो डिटेल्ड होगा, वो एलैबोरेट होगा, ठीक है। मैं भी अपना खींच के बोल रही हूँ क्योंकि आप रिमेंबर रखो, एलैबोरेट मतलब एक्सप्लेन करके जाएगा, पूरा ट्रांसलेट करके जाएगा, ठीक है, मीनिंगफुली ट्रांसलेट करेगा। फिर अभी मैंने नॉलेज भी ले लिया, समझ भी लिया, उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन। ऐप क्यों यूज करते हो? बट अप्लाई करने के लिए ही ऐप यूज करते हो ना, तो दैट इज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद क्या करना है? लास्ट से पहले देखो, मैंने अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद मुझे लगता है, मैं जब फॉर्म फिलअप करती हूँ, फॉर्म फिलअप करने के बाद अरे फिर से एक बार एनालाइज कर लेते हैं, कहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो गया। सो दैट इज अ एनालिसिस, एनालाइज करेंगे कहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ है, सही हुआ है, कितना मॉडिफाई करना है उस चीज़ को। नेक्स्ट वन इज द सिंथेसिस। अभी मैंने नॉलेज भी ले लिया, कॉम्प्रिहेंसिव भी कर लिया, अप्लाई कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब मैं नया चीज़ सिंथेसाइज कर सकती हूँ। सिंथेसाइज मतलब प्रोडक्शन बेस्ड, कुछ नया चीज़ प्रोड्यूस करना। एंड द लास्ट स्टेज इज द इवाल्युएशन। जो मैंने इतना सारा किया उसको इवालुएट करना पड़ेगा। टू इवालुएट समथिंग, कुछ जजमेंट के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए, वो सही है गलत है, पूरा वैल्यू देने के लिए ये चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद देख लो स्टेप्स, नेक्स्ट जा रही हूँ, दैट इज योर नेक्स्ट इफेक्टिव डोमेन के लिए आर स्क्वायर VOC, ठीक है, आर स्क्वायर VOC, आर स्क्वायर VOC। मुझे नॉलेज देना है किसी को, आप क्या कर रहे हो? मेरे से नॉलेज ले रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप इज द रिसीविंग, रिसीविंग और परसेप्शन, परसीव करना, कोई चीज़ को लेना, वो आंखों से लो, कान से लो, किधर से भी लो, टेस्ट लो, कैसे भी लो, बट रिसीव करोगे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। जब आपने रिसीव कर लिया, उस रिसीव किया चीज़ों को क्या बोलते हैं? अरे तुमको समझ आया ये जो आपने रिसीव किया, क्या बोलते हो? आंसर क्या देते हो? रिस्पॉन्ड करते हो, ये सुन लो, रिस्पॉन्ड करते हैं हम, ठीक है। रिस्पॉन्ड करेंगे तो रिस्पॉन्डिंग, तो आर स्क्वायर में क्या आया? एक आया रिसीविंग, दूसरा आया रिस्पॉन्डिंग। कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स फिर से थोड़ा समझा दीजिए। देखिए मैं फिर से क्लियर करूंगी, सारा चीज़ क्लियर होगा डायग्रामेटिकली। तो मैंने पहले बोला था परसेप्शन, मैंने रिसीव किया, फिर मैंने सेट में अरेंज किया, सेट के बाद क्या करेंगी? GR में क्या था बताओ जल्दी से? गाइडेड रेस्पॉन्स, गाइडेड रेस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या आया? M आया। तो हमें प्रोसेस को प्रोसीड करना है, मैकेनिज्म करके दिखाना है। लास्ट में बोला गया इतना जो सारा काम किया उसके ओवर भी कुछ रेस्पॉन्स आता है ना, उस रेस्पॉन्स को कैसे कंट्रोल करें? कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, ओवर्ट मतलब ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल रेस्पॉन्स को कैसे वर्क करना है, तो कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। अभी आ जाओ आगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें स्टेप्स बताना है। देखो कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव डोमेन हमें पता चल गया रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, एंड ये रिकॉग्निशन किस बेसिस पे होगा? नॉलेज के बेसिस पे होगा। कॉग्निटिव डोमेन का पहला स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कॉग्निटिव डोमेन, नॉलेज। मैंने क्या बोला था? नॉलेज के अंदर अगेन पॉइंट्स आएंगे। देखो एक चीज याद रखो, पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं बट मेन हेडिंग्स पॉइंट को कभी अलग मत करना, ठीक है। पॉइंट्स आगे पीछे बुक में पढ़ोगे ना कंफ्यूज होते जाओगे, बुक में पूरा कंफ्यूज होते जाओगे। आराम से लिख लिख के करो। कुछ ही पेडागोजी के क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ ही आपको ये क्वेश्चंस आपके बुक से हैं, तो ये ऑब्वियस हो जाएगा। क्या है? पहले देखो नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज मतलब मैंने नॉलेज को अगेन कितने सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है?
तीन सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है। तीन सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विथ, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, नाम से याद रखना है। तो मैंने क्या बोला पहले, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज लेना हो, कोई निर्दिष्ट चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज लेना हो तो उसके नाम से पहले जानेंगे। तो नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट। टर्मिनोलॉजी, स्पेसिफिक फैक्ट किसके अंदर आएगा, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स के अंदर। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पॉज मारते हुए लिखते हुए चलना, प्रैक्टिस होगा, नोट्स प्रिपेयर भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं लिख के मत करो, भूल जाओगे। सोचो ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिख के आई थी। ठीक है, सो हमने प्रैक्टिस किया, यही प्रैक्टिस आपको बोलूँ, लिख लिख के करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा। तो नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स हो गया। अभी देखो, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स तो कर लिए, स्पेसिफिक चीज़ों का नाम जानना रहता है, उसके फैक्ट जानने रहते हैं। नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विथ इट और डीलिंग विथ स्पेसिफिक। जब स्पेसिफिक चीज़ें आते हैं उसका नॉलेज कैसे लोगे, कौन से वे से लोगे और कैसे उस चीज़ों के साथ डील करोगे। ठीक है, उसके लिए इतने सारे वर्ड्स हैं। चलो इनसे कुछ वर्ड्स तो याद रहेंगे ना, कुछ तो याद रहेंगे, बस वो कुछ याद रखो। पहला है कन्वेंशन, सेकंड है आपका ट्रेंड्स एंड कंसंट्रेशन, और आप बोल सकते हो यहाँ पे कंसंट्रेशन ही होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, कंसंट्रेशन ही होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे ये मैम आप कंसंट्रेशन ना लिख के आप लिखो कंक्लूजन, तो कंक्लूजन मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन लास्ट स्टेज में आता है। कन्वेंशन, आप क्या करो, कन्वेंशन, ट्रेंड्स, क्राइटेरिया, मैथोडोलॉजीज, क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज। CTCM-CC, ठीक है, हम लोग ऐसे याद रखेंगे, CTCM-CC। तो CTCM-CC याद रखो अगेन, कन्वेंशन, क्राइटेरिया, मैथोडोलॉजीज, क्लासिफिकेशन। अरे मैं आगे पीछे हो गई, ओके, फिर से करते हैं। कन्वेंशन, ट्रेंड्स, कंसंट्रेशन, क्राइटेरिया, मेथड्स और मैथोडोलॉजीज, क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज। CTCC और यहाँ पे आपको एक ही बोला, CTCC-MCC। ओके, C फॉर कन्वेंशन, T फॉर ट्रेंड्स, C फॉर क्राइटेरिया, अच्छा कंसंट्रेशन, देन M फॉर मैथोडोलॉजीज, क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज। अभी बोलोगे मैम आगे पीछे चलेगा, ऑब्वियस आगे पीछे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस में याद रखने का ट्राई करोगे, बस हेडिंग्स को। ठीक है, अभी देखो, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन, यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे क्या मेन हेडिंग है, प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन, स्टोरीज एंड स्ट्रक्चर, दो ही है। नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन, नॉलेज ऑफ स्टोरीज एंड स्ट्रक्चर, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन, नॉलेज ऑफ स्टोरीज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रहा, क्लियर हो गए? ओके ना, देखो कितना मेहनत लगता है, अगेन रिपीट करने में बहुत मेहनत आ जाती है। ठीक है, उसी चीज़ को अगर याद रख लो पूरे टाइम के लिए, मगर क्या है ना, जिस दिन का पढ़ाई है उस दिन ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ये तो बचपन से पढ़ा है, बचपन में क्या था, स्कूल में पढ़ते थे तो उसका होम टास्क मिलता था, उसी रात कंप्लीट करना, बाउंड रहते थे ना, वही है लाइफ, वैसा ही करना है। अभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, उतना अगर कर दोगे ना तो आराम से रिलैक्सली पढ़ सकते हो, हमेशा माइंड में रखो। ठीक है, यस प्लीज़ बोलिए। कि सिर्फ आपको फर्स्ट पार्ट ही चेंज करना है, इतना ही है। इसलिए हम जब, मेरे टाइम में भी रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं अपना बुकलेट, क्वेश्चन पेपर जहाँ पे मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। जब भी रिवाइज्ड आता है ना, तो ये ट्रिक होता है कि पहले ब्लूम्स लिखना पड़ेगा, फिर रिवाइज लिखना पड़ता है। कहाँ पे एक्चुअल चेंज हुआ कैसे जानोगे? हम वहाँ पे जो मेंशन करते हैं डायग्रामेटिक, उसी को ही लिख रहे हैं। बस ये 3 पेज होगा और एक्स्ट्रा में आपका वो हाफ पेज होगा, डायग्रामेटिक चेंज करना, बस आंसर खत्म हो जाएगा। अभी आ जाओ कम्प्रीहेंसिव। कम्प्रीहेंसिव क्या होता है, क्या बोला था कम्प्रीहेंसिव? वर्ड का मतलब क्या है? इलैबोरेट, ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन, ऐसा। तो देखो यहाँ पे 3 वर्ड ही याद रखना है, इसके अंदर ना आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो, मतलब कंसेप्ट के बेसिस पे ही लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कम्प्रीहेंसिव पॉइंट पे, कम्प्रीहेंसिव कौन सा स्टेज है बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सा स्टेज है? इसके बेसिस पर आप इसका सेकंड स्टेज बोल रहे हैं ना, डोमेन के हिसाब से कि बच्चे के हिसाब से? नहीं, मैं कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा सेकंड स्टेज, कॉग्निटिव डोमेन का सेकंड स्टेज। तो यहाँ पे 3 वर्ड है,
ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन। टाई, टाई बांधते हो, टाई, ठीक है। ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन। अभी मैं वर्ड समझा रही हूँ, अच्छे से समझो। ट्रांसलेशन तो समझ रहे हो ना, कोई भी वर्ड आपको मिले, अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रांसलेशन का मतलब क्या समझते हो कि कोई एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, इतना? या फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, डेफिनेशन दे रही हूँ, या फिर मैं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ अच्छे से, अगर उस एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के समझा रही हूँ तो उसे ट्रांसलेशन कहोगे। किसे ट्रांसलेशन करोगे, फर्स्ट वन को, सेकंड वन को? लास्ट वन को, राइट। ट्रांसलेशन डजंट मीन कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बस ट्रांसलेट कर देना। ट्रांसलेशन मीन्स एक मतलब अच्छे से कम्युनिकेट करना, प्रॉपरली कम्युनिकेट जब करते हो ना, तो वो कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी वर्ड हो, उसको हम चेंज करते हैं, तोड़ के बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसलेट द कम्युनिकेटेड नॉलेज इन हिज ओन वर्ड्स। मैं अपने वर्ड्स में सारे पॉइंट्स को बता रही हूँ, तो दैट इज अ ट्रांसलेशन। अभी मैंने ट्रांसलेशन किया। अभी देखो, अगर ट्रांसलेट करते हुए मैं चीज़ों को वेरीफाई करके दिखा रही हूँ, टेस्टिफाई करके दिखा रही हूँ, या डिस्कस करके दिखा रही हूँ, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करके दिखा रही हूँ, तो वो इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। समझ आया? दो चीज़ों में, दो वर्ड्स में डिफरेंस समझो। ट्रांसलेशन मीन्स कोई भी वर्ड को तोड़ के अपने वर्ड से एक्सप्लेन करना, बट उसी एक्सप्लेनेशन में अगर आप जस्टिफिकेशन, डिस्कशन, क्लैरिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऐसे वर्ड्स जोड़ देते हो, वेरीफाई वर्ड्स जोड़ देते हो, तो वो बन जाएगा इंटरप्रिटेशन। ठीक है? जैसे बोलते ना, इस कोड को इंटरप्रेट करो, तो मुझे बता सकते हो इस लाइन को मैंने क्या बोला, बस समझाओ। इंटरप्रेट दिस कोड, क्या बोला बताओ जल्दी। पहले से वो वेरीफाई दिखाना, उसको एक्सप्लेन करना है। हाँ, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना मतलब डिकोडिंग करके एक्सप्लेन करना है, वेरीफाई करके एक्सप्लेन करना है, क्लासिफाई करके एक्सप्लेन करना है। तो उसके अंदर जो छुपा हुआ नॉलेज है ना, उसको दिखाने के लिए ये काम किया जाता है, तो वो चीज़ है इंटरप्रिटेशन। ठीक है? एक्स्ट्रापोलेशन में आओ। इट मीन्स टू एस्टिमेट द यूज ऑफ नॉलेज एंड क्या करोगे, एक्सटेंड इट टू अदर फील्ड। समझ आ गया? मुझे एक नॉलेज मेरे पास है, एक फील्ड का नॉलेज है, मैं दूसरे फील्ड में जाके उसे यूज करूं, तो वो हो गया एक्स्ट्रापोलेशन। एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, राइट? एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इन द अदर फील्ड, ठीक है? यस मैम। हाँ, यूज, हम क्या करें, यूज ऑफ वन फील्ड नॉलेज इन द अदर फील्ड। ठीक है? एक फील्ड का नॉलेज दूसरे फील्ड में यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। इसलिए मैंने बोला बस वर्ड को रिमेंबर करो, वर्ड लिख लिख के रिमेंबर करना है। टाई, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव के लिए टाई आया। और एक ही चीज़ है कि कॉग्निटिव डोमेन ही सबसे भास्ट होता है, उसके बाद कोई भास्ट नहीं है। अच्छा, एप्लीकेशन तो समझ लोगे ना? एप्लीकेशन का मतलब क्या है बताओ, फटाफट बोलो, एप्लीकेशन का मतलब क्या है? टू अप्लाई नॉलेज का यूज करना। अच्छा, मेरे पास जो अभी नॉलेज है, इतना सारा मैंने स्टोरी किया, मैंने अंडरस्टैंड किया, जो भी किया, ये नॉलेज मेरे पास अभी बिखरा हुआ नॉलेज है, एब्स्ट्रैक्ट वाला नॉलेज है, या कॉन्क्रीट वाला नॉलेज होगा? जल्दी जल्दी। कॉन्क्रीट वाला मैम। दोनों होगा मैम, कॉन्क्रीट दोनों होगा। हर एक चीज का नॉलेज एक्चुअल में आपके पास होगा क्या? तो दोनों होगा ना? दोनों होगा, ठीक है? सिचुएशन बेस्ड होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या अभी मैंने पूरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको पढ़ा दिया है? नहीं। तो आपके पास जो नॉलेज है अभी, कितना नॉलेज है बताओ? थोड़ा थोड़ा करके है, तो ये कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है? एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है दोनों चीज का यूटिलाइज करना, एब्स्ट्रैक्शन का भी बिखरा हुआ नॉलेज और कॉन्क्रीट नॉलेज। ये सिचुएशन बेस्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन आएगा या कॉन्क्रीट सिचुएशन आएगा, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? इसके भी अगेन 3 पॉइंट्स क्या है? पहले कोई भी चीज को एब्स्ट्रैक्ट हो या कॉन्क्रीट हो, अगर एक्सेप्ट ही करना है, उसके लिए जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। जितना भी चीज़ है, जनरलाइजेशन का मतलब क्या है बोलो? सामान्य अवस्था में कोई चीज़ के बारे में जानना, जनरल आइडिया लेना। मेरे बारे में आप जनरली क्या क्या जानते हो, तो आप जो भी जानते हो वही बताओगे। मेरे अंदर क्या क्या है, मुझे डायग्नोसिस करने के बाद ही जानोगे। तो वर्ड्स को कैसे समझोगे कि यहाँ पे जनरल आइडियाज़ को लेना पड़ेगा,
जनरल आइडियाज प्रिंसिपल का, थ्योरीज का, लॉज का, फैक्ट्स का। देन डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि बच्चों का वीकनेसेस कितना है, स्ट्रेंथ कितना है। देन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो GDA, ठीक है, GDA हो गया, याद रहा। आपका एप्लीकेशन में GDA आया। अभी और 3 स्टेप। एनालिसिस क्या है? एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए हायर लेवल एंड डिपेंड अपॉन और डिपेंड ऑन अबव 3। एनालिसिस ऊपर के 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमने पढ़ा नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, उसी पे डिपेंड करता है। एंड इसका भी 3 ही हेडिंग्स हैं। एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, एनालिसिस ऑफ कनेक्शन एंड इंटरकनेक्शन, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल। मतलब एलिमेंट्स को एनालाइज करना, प्रिंसिपल को एनालाइज करना, रिलेशन को एनालाइज करना, ठीक है। एलिमेंट, रिलेशन एंड प्रिंसिपल, एलिमेंट्स, रिलेशन एंड प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट सिंथेसिस। अच्छा, सिंथेसिस में क्या करेंगे फटाफट बोलो, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले भी। मेरे पास सारे नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग हो गया, प्रिंसिपल्स आ गया, लॉ फैक्ट सब आ गया। अब बताओ क्या करना है? प्रोड्यूस करना है मैम, कुछ बनाना है, प्रोड्यूस करना है, क्रिएट करना है, सिंथेसिस करना है, न्यू चीज़ें बनाना है। ओके, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ बोला, प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन। देखो, अरे कम्युनिकेशन डजंट मीन ओनली it is possible within the 2 person through verbally or non-verbally. It is not possible. It doesn't mean that. It means you can communicate with any type of object, any type of piece of information by using any type of application, by using any type of letter, any symbol, any element. You can communicate. When you use any things, just like you use a refrigerator, you use a telephone or mobile phone, etc. ये भी हेल्प ही कर रहा है ना आपके साथ, तो कम्युनिकेट कर रहा है, सो दैट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ नए चीज़ें बना रहे हो, कुछ खाने के लिए ही सही, कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो उसके साथ। तो जब भी हम कोई चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, दैट मीन्स वी आर कम्युनिकेटिंग विथ दैट। हम उस चीज़ के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ ए प्लान और पर्पस सेट ऑफ ऑपरेशन। अभी मुझे ऑपरेट करना, ऑपरेशन मतलब ऐसे काटाकुटी नहीं, अरे अप्लाई करना है ना, प्रोडक्शन जो किया उसको देखना है, कैसे प्रोड्यूस कर सकते, क्या प्रोड्यूस कर सकते वो। एंड नेक्स्टली लास्ट वन, डेरिवेशन ऑफ ए सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन। अभी जो चीज़ें हमने यूज़ किया उसके अंदर रिलेशंस के सेट ढूंढेंगे हम, बिखरे हुए रिलेशन का सेट ढूंढेंगे। बस हो गया आपके 5वां स्टेप। एबव 5 के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर 2 ही चीज़ हैं, मतलब 2 स्टेप है। एक स्टेट में बोलता है कि ये जजमेंट करेगा, इवैल्यूएशन मतलब मैं जजमेंट हमेशा बोलती हूँ, तो जजमेंट करेगा किसको? इंटरनल एविडेंसेस को। अच्छा, एक बार अगर इंटरनल एविडेंस को जज कर लिया तो एक्सटर्नल एविडेंस को जज करूँ कि नहीं करूँ? बताओ। करूँगी ऑब्वियस। तो यहाँ पे दोनों स्टेप्स आएंगे। तो हम जजमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एविडेंस, जजमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस। एक्सटर्नल में बोला गया जो बाहर से दिखता है, जैसे कि मेथड्स दिखते हैं, रूल्स दिखता है, नॉर्म्स दिख रहा है, गाइडलाइंस दिखते हैं। जब इंटरनल बोल दो तो उसके साथ आ जाता है कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, लॉजिकल, वो चीज़ें जो बाहर से नहीं दिखता बट उसको एग्जामिन करने से वो प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉग्निटिव डोमेन है। क्या हम क्लियर है कॉग्निटिव? कोई बात नहीं, मत बोलना कि मुझे नहीं आता, होगा, टाइम लगेगा, मेरा भी लगता है टाइम लगेगा, होगा, ठीक है, श्योर होगा। जॉब हो, कोई चीज़ है ना, जल्दी जल्दी में नहीं करनी चाहिए, जल्दी का काम हमेशा गड़बड़ होता है, थोड़ा आराम से करो। सोचो आप लोग टेंशन कितना हुए थे, टेंशन में अगर पढ़ोगे ना, आप लोगों का ये साइकोलॉजी है, आप पढ़ रहे हो इसी चीज़ में, बच्चों को यही समझाऊंगी, यही गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आता है। क्या पता है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप ऐसे खुद होगे कि नहीं हो रहा, इतना जल्दी नहीं, उतना नहीं, उसको टाइम चाहिए। अगर आप जिस टाइम पूरा रिलैक्स होके 100% अपना दे पाते, अगर टेंशन ले लोगे वो 20% में आ जाएगा, वो 30% में आ जाएगा, या 50% तक रहेगा, मतलब आधा चीज़ अभी भूल गए। तो रिलैक्स होके जितना हो पाएगा उतना करके आना, बस उतना बेस्ट करके आना अपना, ठीक है, उतना अपना बेस्ट करके आना। हैपोजिट करके डर वर के मत करो, जितना आ रहा है उसको अच्छे से प्रेजेंट करना सीखो। प्रेजेंट एक्सीलेंट होना चाहिए, तब एग्जामिनर हैप्पी होकर आपको एक्स्ट्रा मार्क दे के जाएगा। आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए आपके हाथों से,
कि मैम मैंने लिखा था और नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम मैं बहुत अच्छे से लिखा हूँ, अगर मैं इवैल्यूएट भी करता हूँ ऑब्वियस है मेरा मार्क्स बढ़ेगा, ऐसा होना चाहिए, ऑब्वियस आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट सिचुएशन है, ठीक है। चलो इफेक्टिव डोमेन, तो इफेक्टिव डोमेन इट कंसर्न्स विद, देखो इफेक्टिव मतलब फीलिंग्स। अच्छा फीलिंग्स से कुछ रिलेटेड वर्ड्स बोलो, किसके साथ जुड़े हैं फीलिंग्स, फीलिंग्स का और क्या क्या हो सकता है? इमोशन, इमोशन मैम, आपका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सब भी जुड़ा हुआ है इसके साथ। जितने साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो आपको फील करने से होता है, इसलिए अभी एग्जांपल दिया, आप ही लोगों का एग्जांपल दिया। अच्छा मेरा एटीट्यूड कैसा लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव टुवर्ड्स यू, कैसा है? पॉजिटिव, सो दैट इज माय इमोशन टुवर्ड्स यू, माय इमोशंस टुवर्ड्स यू। आपका इमोशंस अभी कुछ बच्चों का रहेगा, मिक्स वाला इमोशंस रहेगा मेरे लिए, क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा, क्यों नहीं करे, ऐसा ऐसा। सो दैट इज द लिटिल बिट एग्रेसिवनेस, ठीक है। तो वो जितने भी इमोशंस मैंने बोले, जॉय, हैप्पीनेस, एग्रेसिवनेस, लाफ्टर, इमोशन, जितने भी फीलिंग्स है वो सब यहाँ पे आएंगे, ये डोमेन में आएंगे। एंड दैट इज कॉल्ड मेंटल टेंडेंसीज। आपका रिपीटेड मोड पे जो फील आता है, फ्रिक्वेंट आपका माइंड चेंज होता है, वो सारे, ठीक है। तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए ये इमोशंस के बारे में जानो कि विच वन इज ईगो, विच वन इज सुपर ईगो, विच वन इज आईडी, क्या प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिसिट क्यों हो रहे हो, क्यों आपके अंदर अटेंशन डेफिसिट, दिस ऑल आर कम अंडर इफेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो इफेक्टिव डोमेन के हम ऐसे डायग्राम अगर बनाना चाहो ना, ऐसे बना सकते हो। अच्छा दिख नहीं रहा है, वेट, ऐसा हम डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसा किया वैसा कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट है, टोटल है 5 पॉइंट, टोटल है 5 पॉइंट। सर ने भी बोल दिया था इसका सीक्वेंस, आर स्क्वायर VOC, आर स्क्वायर VOC, आर स्क्वायर VOC। मैं जब रिपीट कर रही हूँ ना, ये मेरे लिए रिपीट नहीं कर रही हूँ, आपके लिए। तो आप माइंड में, मैं अगर 2 बार रिपीट कर रही हूँ, आप माइंड में उसको 10 बार रिपीट करेंगे, उसी टाइम पढ़ाई होगा। आर स्क्वायर VOC, आर स्क्वायर VOC, आर स्क्वायर VOC, ओके। सो रिसीविंग, अभी अपने अकॉर्डिंग वर्ड लिख सकते हो और नहीं चाहिए हमें, ठीक है। रिसीविंग क्या रिसीव करना है, रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, सेंसिटिविटी, एटीट्यूड, देखा एटीट्यूड आ गया, ठीक है, एटीट्यूड वर्ड आ गया, आइडियाज आ गया, क्रिएटिवनेस आ गया, तो दिस आर द रिसीविंग वर्ड्स। अच्छा रिसीविंग में अगेन कितने स्टेप्स हैं, याद रखो 3 स्टेप्स हैं। अब बोलोगे मैम कैसे याद रखे 3, अरे अप टू ऑर्गेनाइजेशन तक ना सारे 3 स्टेप ही हैं, 3, ठीक है। बस कैरेक्टराइजेशन का 2 स्टेप है, बाकी सारे 3, 2 ऐसे आएगा, 3 है। सो हम क्या करें, पहले कोई चीज को लेने के लिए मैंने क्या बोला था, द एक्सटर्नल फोर्स विच एक्सर्ट्स सम प्रेशर ऑन यू इज कॉल्ड व्हाट, जो एक्सटर्नल फोर्स है जो आपके अंदर प्रेशर क्रिएट करता है या फिर कुछ मतलब इन्फ्लुएंस करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन। तो हमें अवेयर होना है, अवेयरनेस ऑफ स्टिमुली, तो फर्स्ट स्टिमुली मिल गया। देन विलिंगनेस टू रिसीव दिस स्टिमुली, मेरे पास विल भी तो होना चाहिए कि मैं इसको रिसीव करूं। रास्ते में हम बहुत सारे काम देखते हैं, बट हमारे इंटरेस्ट वाले काम के पास ही हम रुक जाते हैं, समझ आया, हर एक काम किया नहीं जाता। टीचिंग हमारा प्रोफेशन है, हमने चूज किया, हमें लगता है कि हम उसी चीज में कॉन्फिडेंट है, सो दैट आई एम विलिंग टू चूज दैट वन, ओके। सो मैंने विलिंगनेस दिखाया, विलिंगनेस टू रिसीव दिस स्टिमुलस टू अटेंड सिचुएशन। देन कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल द अटेंशन ऑफ द लर्नर, ओके स्किप हो गया, चलो वापस, चलो। टू कंट्रोल द अटेंशन ऑफ द लर्नर, तो मेरा यहाँ पे फिर से स्टेप क्या आया, कौन से स्टेप में, रिसीविंग स्टेज में क्या आया, रिसीव मतलब स्टिमुली रिसीव करना, अवेयरनेस ऑफ स्टिमुली, विलिंगनेस दिखाना एंड कंट्रोल करना, ये 3 वर्ड आया। अब चलो रिस्पॉन्डिंग, अरे मैंने जो रिसीव किया था उसके बेसिस पर मैं रिस्पॉन्ड दूंगा, तो लर्नर्स ओबीडियंस फॉर रिस्पॉन्डिंग, लर्नर कितना ओबीडियंट है रिस्पॉन्ड देने के लिए। आप लोग जब रिस्पॉन्ड नहीं देते तो मुझे बुरा लगता है, तो आपका वो होना चाहिए अंदर कि नहीं मैं दूंगा, रिस्पॉन्स दूंगा। अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, सोचो अगर कभी आपने रिसर्च में चले गए या बहुत बड़े बड़े कहीं पे चले गए, तो उसमें तो आपको किसी के अंडर ही काम करना है ना, तो ओबीडियंट ऑलवेज रहना है। मैं आपके लिए बहुत ओबीडियंट रहती हूँ, मैं हर एक पर्सन के लिए ओबीडियंट रहना पसंद करती हूँ, लॉयल ओबीडियंसी, ये हर एक चीज़ में चाहिए, उसी से आप आगे बढ़ोगे, चाहे कम पैसा मिले बट आगे जरूर बढ़ोगे।
ठीक है। लर्नर्स विलिंगनेस टू डू रेस्पॉन्डिंग, लर्नर्स सेटिस्फेक्शन, तो एक ही वर्ड है ना, लर्नर्स तो सेम है, बाकी के वर्ड सेम है, ओबीडियंस विलिंग सेटिस्फेक्शन, ओबीडियंस विलिंग सेटिस्फेक्शन, OWS, ORS नहीं बना, OWS बना, ठीक है, OWS। अभी मेरे पास आ रहा है नेक्स्ट इज वैल्यूइंग। अच्छा, वैल्यूइंग वर्ड से 3 वर्ड फिर आएंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यू, प्रेफरेंस ऑफ वैल्यू, कमिटमेंट ऑफ वैल्यू, एक्सेप्टेंस, प्रेफरेंस, कमिटमेंट, एक्सेप्टेंस, प्रेफरेंस, कमिटमेंट, APC, ठीक है। इसमें मैंने बोला OWS, इसमें बोला अवेयरनेस, विलिंग, कंट्रोल, AWC, OWS, APC, हो गया। उसके बाद कौन सा स्टेज आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। अभी वैल्यूज जो मैंने ले लिया है, उस वैल्यूज को मुझे ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा, अदरवाइज इतने सारे वैल्यूज हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यूज, पहले ऑर्गेनाइज कर दो, फिर जितना भी ऑर्गेनाइज किया, ओके, आई एम नॉट ऑडिबल, ओके, ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। ऑर्गेनाइजेशन, देखो मेरे पास बहुत सारे वैल्यूज हैं, तो उस वैल्यूज को अभी क्या करूँ मैं, ऑर्गेनाइज कर देती हूँ सिस्टम में, बिकॉज सिस्टमैटिक ही चलना है ना, तो ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वैल्यूज इन ए सिस्टम। और क्या है, जब मैंने वैल्यूज को रख दिया, सोचो मेरे पास वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 सब कुछ है, तो इनके अंदर रिलेशन भी देखना पड़ेगा, रिलेशनशिप, दैट इज अ इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप। नेक्स्टली क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डोमिनेंट वैल्यू। इसके अंदर कोई एक वैल्यू डोमिनेंट होगा ना, डोमिनेंट मतलब जानते हो, हावी हो जाना। सपोज मेरा वैल्यू आपके वैल्यू से बहुत बड़ा है या फिर बहुत अच्छा है, तो मैं आपके ऊपर क्या हो जाऊंगी, डोमिनेंट हो जाऊंगी। अच्छा बोलो, घर पे कौन डोमिनेंट होता है, किसका ज्यादा चलता है, फादर डोमिनेंट है, ठीक है। फादर का अगर नहीं चलता तो मदर का चलेगा, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डोमिनेंट वैल्यू, जो वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका काम ज़्यादा है वो डोमिनेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्गेनाइज करना, देन इंटर रिलेशनशिप एंड डोमिनेंट, OID। कैरेक्टराइजेशन में आ जाओ, जो चीज़ें अभी मिल गए, जो एसेंशियल पॉइंट्स मिल गए, अभी एग्जामिनर क्या चेक कर रहा है कि लर्नर्स कितना सीख गया, तो लर्नर्स उसको क्या करेगा ना, 2 चीज़ों में डिवाइड कर देगा, एक है जनरलाइज्ड सेट पे, जनरल आइडियाज़ को लेके, एक करेगा कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर्स बताएगा, कैरेक्टराइजेशन करेगा, ठीक है। क्लियर हो गए, ऑल क्लियर, 2 डोमेन क्लियर, यस मैम। ओके चलो, लास्ट का थोड़ा सा रिपीट कीजिए मैम। ये बोल रहा है कैरेक्टराइजेशन में एक करना है जनरलाइजेशन, एक करना है कैरेक्टराइजेशन। जनरलाइजेशन होता है मेरे बारे में आप सामान्य रूप से कितना जानते हो, ऊपर से जितना भी, मेरा नाम ये है, मैंने ये पढ़ा हुआ है, मेरा रंग ऐसा है, मेरा हाइट ऐसा है, ये जनरल पॉइंट्स होते हैं। बट उसके अंदर डिटेल एक एक, अगर किसी ने बोला कि कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसे मार्क रखा है, तो वो डिटेल्ड हो गया एक चीज़ पे, तो वो कैरेक्टराइजेशन पे जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ को, जैसे मैंने ऊपर से देख लिया एक एप्पल का कलर है रेड, तो एप्पल इज रेड, दैट इज अ जनरल आइडिया। अंदर चलो, एप्पल का कलर रेड क्यों हुआ, उसमें कौन से पिगमेंट्स हैं, कैसा दिखता है, कितने टाइप्स का एप्पल है, वो कैरेक्टराइजेशन है। समझ आया? यस मैम। ओके, यस मैम। बच्चे को इतने डिटेल तक जाना पड़ता है, सारे लर्नर्स को, ठीक है। अभी मेरे पास साइकोमोटर डोमेन आ रहा है। साइकोमोटर डोमेन में तो आपको याद होगा, परसेप्शन, सेड, गाइडेंट रेस्पॉन्स, मैकेनिक्स बोल सकते हो, मैकेनिज्म भी हो सकता है, एंड कम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स। अभी एक के बाद एक। अच्छा, परसेप्शन, और ऑलवेज याद रखोगे, एरो मार्क ऐसा जाता है, ठीक है, एरो मार्क ऐसा जाता है, एरो मार्क ऐसा जाता है, तो ऐसा मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो परसेप्शन कौन सा स्टेप हो गया, प्राइमरी हो गया या फिर सेकेंडरी या टर्शियरी, कौन सा लेवल में आएगा बताओ, परसेप्शन प्राइमरी, प्राइमरी। सबसे हाईएस्ट और लास्ट लेवल कौन सा है, कम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, कम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स। सो परसेप्शन में प्राइमरी क्या है, प्राइमरीली डिटरमाइंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू सिस्टमैटिक ट्रेनिंग। आपने जो पूरा चीज़ किया ना, इससे आपका दिमाग एंड बॉडी ट्रेंड हो गया, बच्चे को हमने ट्रेंड कर दिया, तो दैट इज परसेप्शन। उतना देखना है कि बच्चा किस चीज़ पे ट्रेंड हो गया, कौन सा चीज़ बच्चा सीख गया, ये प्राइमरी पॉइंट है। नेक्स्ट क्या आएगा, सेट। सेट मतलब देखो, अभी मैं क्या कह रही हूँ, अच्छा 2 टाइप का सेट है, एक सेट मतलब एडजस्ट करके रखना, और एक चीज़ सेटिंग मतलब हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, फिक्स करना, ये एक ही तो मतलब हुआ। हाँ,
फिक्स करना, एक ही पॉइंट पे एडजस्टमेंट करना होता है। सेट मतलब हम लोग बोलते हैं ग्रुप, एक को बोला जाता है ग्रुप, एक को बोलते हैं फिक्स्ड, एक को बोलते हैं फिक्स्ड। डिटरमाइन करना वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। अच्छा, बच्चे को अभी इतना मैंने ट्रेनिंग दे दिया कि बच्चा कोई न्यू सिचुएशन में चला जाता है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, एडजस्टमेंट। बच्चा वहाँ पे एडजस्ट करके रह सकता है, सेट होके रह सकता है, इतना है सेट में। गाइडेड रेस्पॉन्स, गाइडेड रेस्पॉन्स क्या है, डेवलपिंग ए प्रैक्टिकल स्किल एंड बिहेवियर अंडर ए गाइड। गाइडेड रेस्पॉन्स, suppose I'm your guide and you perform a task or you do some practicals with a specific skill and behavior, so that is called the guided response. मैंने गाइड किया, आपने रेस्पॉन्स दिया मेरे अकॉर्डिंग, मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, मैकेनिक्स में आ जाते हो, जिसको मैकेनिज्म में बोलते हैं, दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि आप स्किल सीख चुके हो, बहुत सालों तक आपने उस स्किल के साथ काम कर लिया है, तो आप काम कर सकते हो, मतलब एक वेल एफिशिएंट पर्सन बन चुके हो। लास्ट वन, हाईएस्ट लेवल एंड लर्नर्स एक्वायर सो मच एफिशिएंसी स्किल टू कंप्लीट द टास्क। अभी ओवरऑली आप प्रो हो चुके हो, आपको कोई भी काम दो आप कर सकते हो, ठीक है। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ओवरऑल रिस्पॉन्स, मतलब ओवरऑल चीज़ें अभी आपको सारे नॉलेज है, एक्स्ट्रा भी नॉलेज है, आप कर सकते हैं। क्लियर, हम क्लियर बता रही हूँ, ठीक है। चीज़ क्या है पता है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आया था 1956 में, ठीक है, 1956, रिमेंबर करो। शिकागो यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर हैं, एडिटर ऑफ द बुक, कौन सा बुक का नाम है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंडरसन एंड क्रैथहोल, दैट इज अ क्रैथहोल, एंडरसन एंड क्रैथहोल 2001 में टेक्सोनॉमी के बारे में बताया, एंडरसन एंड क्रैथहोल। इतना रिमेंबर कर लिया, बस इतना रिमेंबर करना है। हमने स्टेप्स पढ़ लिया था बहुत सारे, क्या पढ़ा था, बस कॉग्निटिव डोमेन को ही चेंज करना है। केस था हमारे पास, अब देखो क्या आ रहा है, केस के जगह पे रिवाइज्ड वन पे क्या आया है, क्या है, फर्स्ट वन इज द रिमेंबरिंग, रिमेंबर आर, नेक्स्ट आया अंडरस्टैंडिंग, आर यू देखो, आर यू अप्लाइंग फॉर एनालिजिंग एंड इवेल्युएटिंग टेक्निक विथ योर क्रिएशन, एक स्टेटमेंट में याद रख सकते हो, ऐसा मैंने स्टेटमेंट बनाया हुआ है। यहाँ पे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, ये आपका कॉग्निटिव डोमेन में ही चेंजेस हुए हैं ना, इसलिए मैं बता रही हूँ, फिर से इतना पढ़ लो बस, फिर उसके बाद नीचे जाना। इंट्रो आप ऑलरेडी वहाँ पे लिख चुके, तो डोंट वरी, उसको और नहीं लिखना है, बस कॉग्निटिव डोमेन का पोर्शन लिखो, देखो, ठीक है, ये वाला। द फॉलोइंग चार्ट इंक्लूड द टू प्राइमरी एग्जिस्टिंग टेक्सोनॉमीज ऑफ कॉग्निशन। टेक्सोनॉमीज ऑफ कॉग्निशन दो हैं, प्लीज नोट इन द टेबल बिलो, नोट कर लो, ठीक है। द वन ऑन द लेफ्ट एंटाइटल ब्लूम्स का बोला गया, सॉरी एक्सक्यूज मी, एंड इज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल वर्क ऑफ द बेंजामिन ब्लूम। समझ आ रहा है कि ओरिजिनल वाला कौन सा है, बेंजामिन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो बेंजामिन एस ब्लूम ने दिया था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, एंड दे अटेम्प्टेड इन द 1956 में आया था। टू डिफाइन, क्या डिफाइन करने के लिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आया था, टू डिफाइन द फंक्शन ऑफ थॉट्स, कोई भी थॉट का क्या फंक्शन है, कमिंग टू नो, कौन सा चीज़ जानना है, मतलब कौन से स्टेप में उनका चेंज किया गया था और ज़्यादा उन्होंने बोला था कॉग्निटिव डोमेन में। द टेक्सोनॉमी इज ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ओल्ड। अभी तो सोचो और कितना हो गया बताओ, इधर 24 उधर 56 से माइनस करो, उधर कितने साल है, 34 नहीं 34 नहीं 44 64 टोटल, 64 नहीं, ज़्यादा हुआ ना, देखो नो मैम 68 सॉरी 68 ईयर्स। अभी यहाँ पे आप 60 ईयर्स नहीं लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे 68 ईयर्स। ऑलमोस्ट बोला गया, ऑलमोस्ट बोल देता है तो 60 ईयर्स पकड़ा, बट 60 ईयर्स ओल्ड आप लिख देना, 68 ईयर्स ओल्ड लिख देना। द टेक्सोनॉमी ऑफ द राइट साइड में जो लिखा गया, क्योंकि आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देंगे तो राइट लेफ्ट करके हम डायग्रामेटिक देंगे, ठीक है। द टेक्सोनॉमी ऑन द राइट इज अ मोर रिसेंट एडेप्टेशन एंड रीडिफाइंड वर्क ऑफ ब्लूम्स के वर्क का वो रीडिफाइन किया गया, मतलब फिर से बनाया गया 2000 से 2001 में, एंड दैट वन इज लेवल्ड एंडरसन एंड क्रैथहोल, मतलब उसको किसने बनाया, एंडरसन एंड क्रैथहोल ने बनाया।
द ग्रुप रीडिफाइनिंग ब्लूम्स ओरिजिनल कंसेप्ट एंड वर्क फ्रॉम 1995 टू 2000। देखो उन्होंने टोटल 1995 से 2000 ईयर मतलब ऑलमोस्ट 6 साल का टाइम पीरियड लिया। 5 साल नहीं होगा, 1995 भी इंक्लूडेड है। 1995, 6, 7, 8, 9 एंड 2000। तो उसके अकॉर्डिंग 6 साल का उन्होंने टाइम पीरियड लिया इसको रिवाइज करने के लिए। इसको रिवाइज करने के लिए 6 साल का टाइम पीरियड लिया, उस पर पूरा अपना कंसेप्ट लिखा एंड उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। एक चीज देखना, ये जितने भी वर्ड पढ़े थे, नॉलेज, क्या नॉलेज में आईएनजी लगा है? क्या लगा है? नो। comprehension, no. So these words are knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation। सब आईएनजी में, आईएनजी कुछ में भी नहीं लगा, ओएन में खत्म हो गया, ओएन में खत्म हो रहा है या नॉर्मल वर्ड में खत्म हो रहा है। तो दीज आर द नाउन, ये सारे नाउन वर्ड्स हैं। न्यू में क्या हुआ कि ये बोला गया कि ये जो प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूएशन में चलता है। तो कंटिन्यूएशन में जो चलता है मतलब आईएनजी लग जाएगा। तो कंटिन्यूएशन में चल रहा है मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कभी भी आपका नॉलेज लेना खत्म होता है क्या? नो। सो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसलिए इसका वर्ड सारे चेंज हो गए नाउन टू वर्ब में। नाउन टू वर्ब में आईएनजी लग जाएगा अभी। सो रिमेंबरिंग, सो नॉलेज के जगह में क्या आ गया? रिमेंबरिंग। कंप्रीहेंशन के जगह पे क्या आया? अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन की जगह पे अप्लाइंग। एनालिसिस के जगह पे एनालाइजिंग। सिंथेसिस के जगह में सिंथेसाइजिंग नहीं आया, सिंथेसाइजिंग चेंज हो जाएगा, उसका पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। सिंथेसिस के जगह पे इवैल्यूएटिंग होगा एंड इवैल्यूएशन के जगह पे क्रिएटिंग होगा। तो क्रिएटिंग एक वर्ड भी बोला था ना, सिंथेसिस के वर्ड्स में कौन कौन से आ रहे हैं? प्रोडक्शन, क्रिएट, ऐसा ऐसा वर्ड आपने बोला था। तो सिंथेसिस के जगह पे आ गया इवैल्यूएटिंग एंड इवैल्यूएशन के जगह पे आ गया क्रिएटिंग। तो उसके अकॉर्डिंग बस ये डायग्राम एक्सप्लेन करना है और वर्ड सारे समझ गए हो लिखना है बस। ये न्यू एंड ओल्ड के अंदर डिफरेंसेस है। सो यहाँ पे आपको डायग्राम ये ड्रॉ करना है। ये आपका कौन से साइड में ये डायग्राम है बताओ? लेफ्ट और राइट? लेफ्ट और राइट? लेफ्ट में। राइट ना? ओल्ड वाला। हाँ, तो ऊपर क्या पढ़ा था? लेफ्ट और राइट क्या पढ़ा था आपने? यहाँ पे क्या लिखा? बेस्ड ऑन द ओरिजिनल वर्ड, तो इधर दैट इज योर लेफ्ट। मतलब आप जो आगे से देख रहे हो ना वो राइट हो जाएगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे लेफ्ट है। लेफ्ट और राइट बोला गया मतलब ये लेफ्ट है। दिस वन इज द लेफ्ट वन, दिस वन इज द राइट वन। ये राइट वाला राइट नहीं, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ठीक है? न्यू है। 1960 मैम राइट लेफ्ट कंफ्यूजन हो रहा है, हम ओल्ड न्यू मेंशन कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लेफ्ट, ये ओल्ड वन, चलो ओल्ड वन 1956 में आया था, ब्लूम्स के थ्रू आया था। दिस वन इज योर ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये क्या हो गया? नाउन से वर्ब में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब आ गया आपका किसमें? न्यू में, न्यू अप्रोच में। किसने बनाया था? एंडरसन एंड क्रैथ ओल। क्रैथ ओल, ओल बोला जाएगा, WOHL है, ओल, ठीक है? 2001 में 6 साल लग गया उसको रिवाइज करने में ओनली, ठीक है? सो पहला ये स्टेप में क्या है? नॉलेज। नॉलेज की जगह में यहाँ पे शिफ्टिंग क्या हुआ? रिमेंबर। आप ING लगा के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमेंबर एक वर्ड है जो इसी का नॉलेज का ही वर्ब है। कंप्रीहेंशन यहाँ पे आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन, अप्लाइंग, यहाँ पे आया था आपका नेक्स्ट एनालिसिस, एनालाइज और एनालाइजिंग। सिंथेसिस देखो चेंज कैसा हुआ है, सिंथेसिस के अंदर वर्ड आता है क्रिएटिंग, तो क्रिएट वाला वर्ड सबसे टॉप मोस्ट में चला गया एंड इवैल्यूएशन वर्ड इधर आ गया। तो इवैल्यूएशन का इवैल्यूएट, इवैल्यूएशन लिखने से इवैल्यूशनिंग नहीं होता है ना, तो इसलिए इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएटिंग, ठीक है? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। So RUA square EC, RUA square EC, के केस यहाँ पे था, वहाँ पे RUA square EC होगा। बस इतना डिफरेंस लिखना है, उसी को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना, कुछ नहीं चाहिए, कंक्लूजन में बता दे रही हूँ। सो one of the things that clarify differentiates the new model from that one of the 1956 original, मतलब ये क्लैरिफाई किया जा रहा है कि पहले से ये वाला न्यू मॉडल है, इज दैट इट लेज आउट
ये किस पे डिपेंड कर रहा है, लेज आउट द कंपोनेंट्स नाइसली सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एंड यूज। तो इसको हम ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं न्यू वाले को। कॉग्निटिव प्रोसेसेस एज रिलेटेड टू चूज एन इंस्ट्रक्शनल टास्क, कॉग्निटिव प्रोसेसेस को हम इंस्ट्रक्शनल टास्क में या फिर डायरेक्शन देने में, डॉक्यूमेंट करने में, ट्रैक करने में ईजिली यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वर्ब फॉर्म में रखा गया है। दिस फीचर्स हैज़ द पोटेंशियल टू मेक द टीचर, ये फीचर क्या किया, टीचर को हेल्प कर रहा है असेसमेंट करने के लिए, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, स्टूडेंट असेसमेंट करने के लिए, जो कि ईजियर होता है। बस इतना है।